बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करना है आज ही हमने ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस कहता है जी विच इज यूज टू स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है जी, एसी करंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर जैसे उसने कहा है कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर याद रखना है कि क्योंकि एसी उसने कहा है, तो ट्रांसफार्मर जो है इसमें हमें याद रखना है। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर works only for which ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये डायरेक्ट करंट के लिए काम नहीं करता। आप सपोज करें कि किसी क्वेश्चन में उसने कह दिया कि बैटरी का उसने जिक्र कर दिया, वहां पर जो है ये ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि इसमें ना मल्टीपल चॉइस आ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें डायरेक्टली जैसे आपसे कहा जाए कि जी इफ द टर्न रेशियो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर आपको गिवन हो इज, लेट से उसने कहा जी 1:20। ठीक है जी, 20 एंड द मेन जो है प्राइमरी कॉइल जो है, लेट से उसको कह लें, आसान क्वेश्चन में लिख देता हूँ, कॉइल इज अटैच्ड टू लोड ऑफ, लेट से जी वो आपको कह देता है यहाँ पर, ठीक है जी, बल्कि यूं कह देते हैं अटैच टू द बैटरी। ठीक है जी, ऑफ वोल्टेज, लेट से आपसे कहा जाए 100 वोल्ट। ये बताएं देन वोल्टेज अक्रॉस जो है सेकेंडरी कॉइल क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन ना नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट होते हैं। और हम हमारे माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं ही बड़े इमोशनल, और उन्होंने ना फौरन से जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, और जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके बता देना। हालांकि यहाँ पे गौर करें तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास उसने कहा है कि बैटरी। अब बैटरी जो है ये या ड्राई सेल कह ले, बैटरी कह ले, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो डीसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ड्राई सेल हो या बैटरी हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डीसी को। तो ये जो ट्रांसफार्मर है डेट वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसका आंसर जो है वो आपने डायरेक्टली जो है वो क्या कह देना है कि वी एस लाजमी तौर पर जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांसफार्मर जो है इट वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट के लिए वर्क नहीं करता। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने सबसे पहले नोट डाउन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वी डू नो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर वेयर इनपुट इज अप्लाइड उसको कह देते हैं प्राइमरी, और जहां आउटपुट अप्लाई करते हैं उसे कह देते हैं सेकेंडरी। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम उसकी बात करें तो जो एसी मेन के साथ अटैच होती है ट्रांसफार्मर जो है, जिसमें लेट्स से कि ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इसमें जो आपसे कई दफ़ा उसने ना ज़ाहिर है वो जो वर्डिंग यूज करते हैं क्वेश्चन में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें जो अगर वो वाली कॉइल जो एसी मेन के साथ अटैच हो, ठीक है, लेट्स वो कहता है ये वाली जो कॉइल है वो एसी मेन के साथ आपने अटैच किया है। जब कहा जाए एसी मेन तो इसका मतलब है आपने समझ जाना है कि ये वाली जो कॉइल है जो एसी मेन के साथ कनेक्ट की है, वो वाली जो कॉइल है लाजमी तौर पर जो है वो कौन सी होनी चाहिए? प्राइमरी कॉइल होनी चाहिए। ठीक है, जो एसी मेन के साथ अटैच की है। और वो वाली कॉइल जो है जो आउटपुट आउटपुट आमतौर पर किसके क्रॉस होती है? लोड के क्रॉस। ठीक है जी, तो आपसे कहा जाए कि वो वाली कॉइल जो लोड के साथ अटैच की है, लोड का मतलब यहाँ पर लोड हम ना सर्किट में उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज यूटिलाइज होती है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोड बोलते हैं।
तो जो कॉइल लोड के साथ अटैच की होगी वो आपकी कौन सी होगी, सेकेंडरी। और जो एसी मेन के साथ अटैच करते हैं वो आपकी कौन सी कॉइल होती है, वो प्राइमरी कॉइल होती है। ठीक है जी। तो अक्सर देखें ना, अब उसने आपके वर्डिंग में लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि द कॉइल अटैच्ड टू द एसी मेन हैव द वोल्टेज, तो आपने समझ जाना वो प्राइमरी वोल्टेज की बात कर रहा है। और कहा जाए द कॉइल विच इज जो ड्रॉइंग वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो आपने समझ आना कि वो सेकेंडरी कॉइल यानी वीएस की बात कर रहा है। ठीक है जी। सो ये इसमें जो याद रखना है। नेक्स्ट, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान किसी किस्म का जो है आप उसमें मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता, ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से लिंक होती हैं। मैग्नेटिकली का मतलब अगर यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स आएगा तो ज़ाहिर है वो सेम जो है वो सेकेंडरी कॉइल में भी आएगा। और चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स दे आर कपल्ड सो क्लोज टू ईच अदर, तो जितना चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में आ रहा होता है उतना ही सेकेंडरी कॉइल में आ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है प्राइमरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल ऑलमोस्ट सेम होता है। सो दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड बट मैकेनिकली इनमें किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। कोर शीट्स लैमिनेटेड जो है वो और इसमें कहते हैं पॉइंट शीट सॉफ्ट आयरन। इसमें दो चीज़ें हैं। आमतौर पर जो हमारे प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप बुक में पढ़ते हो, ये वाली ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं इस तरह से जो बुक में बनी हुई है, जिसमें दरमियान में इस तरह से दो लाइनें लगी होती हैं, ये वाली जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर की, और इसको कहते हैं आयरन कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आयरन कोर ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये दरमियान में लाइनें ना हो तो इसका मतलब है कि वो एयर कोर ट्रांसफार्मर है या उसमें वैक्यूम है। ठीक है, आमतौर पर एयर कोर होता है। तो अगर ये दो लाइनें ना हो तो हम कहते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। अगर दो लाइनें हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है इसमें शीट्स को जो है वो लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेटेड शीट्स होती हैं। ठीक है जी। और लैमिनेटेड शीट्स जो है वो ऊपर लगाते हैं ताकि एडी करंट से बचा जा सके। और सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करने से हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। लैमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एडी करंट जो है वो लॉस कर से बच जाएं। एडी करंट्स क्या होते हैं, देखिए हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फिनोमेना पढ़ा हुआ है। तो जब फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, तो जाहिर है इनके अपोजिट भी एक करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा ड्यू टू लेंजेस लॉ, और वो इस प्लेन के इस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम कह देते हैं एडी करंट। तो एडी करंट कहते हैं कि इंड्यूस करंट होता है प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कोर। तो आयरन कोर का जो बना होता है उसकी बॉडी में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो एडी करंट होता है। तो उससे लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको लैमिनेशन चढ़ा देते हैं, लैमिनेशन से उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी यहाँ पर सिंपल है, हमें पता होना चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इन अदर वर्ड्स यहाँ आप यूं कह सकते हो कि अगर जो है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी ग्रेटर देन वन हो, सॉरी लेस देन वन हो, ये हम कह रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये लेस देन वन हो तो फिर वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेस देन वन हो तो। ठीक है, इसको कहते हैं टर्न रेशो। जहां भी कहीं भी टर्न रेशो का वर्ड आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में, टर्न रेशो वर्ड लिखा हो, इसका अंडरस्टूड मतलब है कि एन एस ओवर एन पी, एन पी ओवर एन एस नहीं। जहां टर्न रेशो उसने कह दिया ना, वो एन एस एन ओवर एन पी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जहां पर उसने उसको स्पेसिफाई कर दिया, जैसे वो कह दी द टर्न रेशो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज गिवन बाय
तो फिर आपने प्राइमरी पहले ले लेनी है, सेकेंडरी बाद में ले लेनी है। अगर स्टेट नहीं किया हुआ और सिर्फ टर्न रेशो लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो एन एस ओवर एन बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके बाद जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो भी आपको सिंपली पता चल जाएगा। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी टू प्राइमरी, यानी इसको हम बोल रहे हैं टर्न रेशो। टर्न रेशो जो है इसमें ग्रेटर देन अगर 1 हो हम कह देते हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और अगर ऐसा है तो ज़ाहिर वोल्टेज जो है अक्रॉस द सेकेंडरी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी। और यहाँ हमने कहा था जो कि टर्न रेशो जो है एन एस ओवर एन पी जो है हमने कहा वो लेस देन 1 है, तो स्टेप डाउन वाले में तो उसमें हम कहेंगे वोल्टेज जो है अक्रॉस सेकेंडरी जो है वो लेस देन होगी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि ट्रांसफार्मर पावर लेवल इंक्रीज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, पावर जो है वो प्रोडक्ट होती है वोल्टेज एंड करंट का। ठीक है, तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज अगर डिक्रीज हुई है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज या और याद रखनी है कि अगर वोल्टेज हाफ हुई है करंट डबल हो जाएगा, मतलब जितनी रेशो से वोल्टेज ड्रॉप होती है उतनी रेशो से करंट बढ़ जाता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी जो है पावर लेवल तो ट्रांसफार्मर ने इंक्रीज नहीं करना, तो इसमें जो है वो वोल्टेज अगर बढ़ी है, वोल्टेज इंक्रीज हुई है तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन करंट ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है जी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर कहते हैं जी कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन एनर्जी और पावर। एनर्जी और पावर जो है वो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकता। पावर इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू पावर आउटपुट इन आइडियल ट्रांसफार्मर। और जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हैं उनमें जो है वो ज़ाहिर है ये डिफरेंट कंडीशंस के साथ होती है। तो कहता है जी कि ट्रांसफार्मर जो है कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल, और इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो आइडियल हमारे पास ट्रांसफार्मर है, आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वी कैन से कि जी पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या हो सकती है, पावर आउटपुट। आइडियल के लिए पावर इनपुट जो है वो किसके इक्वल होगी, पावर आउटपुट के इक्वल होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर होता है ज़ाहिर है उसमें एनर्जी लॉस होता है। ठीक है जी, तो उसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस आता है। तो प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर हैं फार्मर्स हैं उनमें जो है वो पावर आउटपुट जो है वो ऑलवेज लेस देन द पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट जो है उसमें हमेशा जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू पावर इनपुट। ज़ाहिर है उसमें एनर्जी लॉस आते हैं एडी करंट की वजह से और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा जो एफिशिएंसी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं वो 95% है। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर कंडीशंस इम्पोज करें तो हम 95% तक जो है उससे एफिशिएंसी ले सकते हैं जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि हम उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कितना सपोज कर रहे हैं, 100%। तो 100% एफिशिएंसी, अब देखें ना ये इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ, समटाइम स्टेटमेंट में लिखा होता है अ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, तो इसका मतलब बात समझ जाना है कि वो कहना चाह रहा है डायरेक्टली कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर कहता है जी कंज्यूम वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इनपुट पावर सो इट कैन बी केप्ट रनिंग फॉर आवर्स विदाउट कंसीडरेबल लॉस ऑफ पावर। पावर लॉस मैंने जैसे कहा 95% जो है वो हम उससे ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ना दो हैं। एक तो ज़ाहिर है पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट से आप कैलकुलेट करते हो। इसमें जो हमें कैलकुलेशंस आती हैं या डिफरेंट न्यूमेरिकल आते हैं ट्रांसफार्मर से, उसमें हम जो एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू, पहला जो है इसमें टर्न रेशो यानी एन एस ओवर एन पी। एक तो ये रिलेशन हमें याद रखना है टर्न रेशो के साथ। दूसरा जो है वो एन एस ओवर एन पी जो है
कैन आल्सो बी इक्वलेंट टू IB ओवर IS। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस याद रखें कि NS ओवर PS, सेकेंडरी टू प्राइमरी, ये प्राइमरी टू सेकेंडरी होता है करंट। थर्ड रिलेशन इसी तरह से आपने इसमें याद रखना है, VS ओवर VP। अब देखें क्योंकि करंट और वोल्टेज इनवर्स रिलेशन में है, पावर कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से यहाँ आएगा IP ओवर IS। अब देखिए अगर हम इन तीनों जो रिलेशन नीचे हैं, ये 1 2 3, इनको इक्वेट करके लिख लें तो ये वाला बन जाता है फॉर्मूला, इन शॉर्ट जो है आप याद रखने के लिए। अब जाहिर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इनमें से जो है वो कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इनके साथ एडिशन में जो है वो आपको पावर का फॉर्मूला पता ही है। इनपुट के अक्रॉस जो पावर होगी, इनपुट की तरफ जो पावर होगी, इनपुट की जो पावर है वो होगी आपके पास IP यानी प्राइमरी कॉइल में से करंट मल्टीप्लाई बाय VP यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द AC मेन। ठीक है, और पावर जो आउटपुट होगी, पावर आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू, जाहिर है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो वो IS इंटू BS के इक्वल होगी। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, इन पांचों फॉर्मूले के कोऑर्डिनेशन से जो है वो आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ज्यादातर हमें जो है वो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी फाइंड करना पूछी होती है, या करंट अक्रॉस द प्राइमरी, करंट अक्रॉस द सेकेंडरी फाइंड करना पूछा होता है। पावर जो है वो इनपुट गिवन हो सकती है, पावर आउटपुट गिवन हो सकती है, वहां से हम IP और IS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकी जो है ना वो आपने प्रैक्टिस जो है वो जरूर कर लेनी है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है इसमें इसकी जो, हाँ जी, अच्छा इसमें जो है एप्लीकेशंस दी हैं। एप्लीकेशन से पहले आपको मैं एफिशिएंसी के बारे में भी बता दूं। एफिशिएंसी ऑफ जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर, आउटपुट ओवर जो है क्या होगा जी, इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो ये इन एफिशिएंसी फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब आउटपुट के ऊपर जो पावर आउटपुट हमने कही थी वो क्या थी, VS IS डिवाइडेड बाय क्या होगा, VP इंटू IP मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें जो है वो आमतौर पर पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट से भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। समटाइम्स हमें डायरेक्टली एनर्जी गिवन होती है, तो वहाँ यहाँ अप्लाई करके वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो है उसके बारे में हमने बात की। एडी करंट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड शीट्स यूज़ करते हैं। और एडी करंट जो है वो अगर आपका ये लेट्स से कि आपका ट्रांसफार्मर का जो है वो कोर है, आयरन कोर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लेट्स से कि जो एडी करंट्स हैं वो यूं इसमें जो है वो सर्कुलर फॉर्म में अगर प्रोड्यूस होते हैं इस तरह से, तो वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ज़ाहिर लेट से कि अपवर्ड है यूं, ये उसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो एडी करंट जो होंगे उस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे। मतलब इस प्लेन के ऊपर ज़ाहिर है वो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एडी करंट जो होंगे उस फील्ड के साथ जो है वो कितना एंगल बना रहे होंगे, 90 एडी करंट्स होते हैं। और हिस्टेरिसिस लॉस तो आपको पता है वो क्या होता है, जो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग से जो है वो करंट हमारे पास, और सॉरी जो एनर्जी यूज होती है इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो चैप्टर 17 में आपने पढ़ा होगा कि जैसे स्टील है उसका लूप एरिया जो है वो हिस्टेरिसिस एरिया ज्यादा होता है, इस वजह से उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, जबकि एज कम्पेयर टू स्टील आयरन का जो लूप एरिया वो कम होता है। इस वजह से आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी का कम यूज करना पड़ेगा या कम लॉस होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर में आयरन कोर यूज होता है आमतौर पर।
उसमें हम स्टील या और चीज़ें यूज़ नहीं करते। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकता है कि देखें भाई बात ये है, हम आयरन कोर ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई इंसुलेटर क्यों नहीं यूज़ कर लेते, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह ग्लास क्यों नहीं यूज़ कर लेते? इसलिए क्योंकि उनका जो है जब मैग्नेटाइज उनके थ्रू जब फ्लक्स क्रॉस करेगा तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ करंट जो है वो वहाँ पर जो है वो आप देखेंगे उसमें जो स्टेरिसिस लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाए, और वो कौन सा होता है? आयरन होता है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस में कहता है यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेफ मैनर एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन जो है, अब ये आपने ना चैप्टर 16 के स्टार्ट में पढ़ा हुआ है कि आप देखो कि हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होती है हम उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट आमतौर पे यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है? आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि पावर लॉस कम से कम हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। फॉर एग्जांपल मंगला डैम से हमारे घर तक लाइट आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, तो हमें कोई कहता है जी उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, पावर लॉस को कम करना है, तो टाइम तो नहीं कम कर सकते, हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। उसके लिए हम थिक कॉपर वायर यूज करें जो कि बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगी? कॉस्टली पड़ेगी। अगर ज़ाहिर है ये कॉस्ट ऑफ कॉपर वायर जो है ये बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इस वजह से हम तो नहीं वो यूज़ कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है? हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के यूज़ से हम क्या करते हैं कि वोल्टेज जो है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई कर लेते हैं। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब करंट अगर बहुत कम हो गया तो यहाँ आई स्क्वेयर है, इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट का लॉस बहुत कम हो जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम ऑल्टरनेटिंग करंट इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को नहीं ऐसा कर सकते। सो जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें मेन ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं उनमें आमतौर पर जो वोल्टेज जो है वो बहुत ही क्या रखी जाती है? हाई। तो फॉर ट्रांसमिशन ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस बहुत दफ़ा आ चुका है कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होनी चाहिए? शुड बी वेरी हाई, और करंट जो है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए, ताकि जो है वो उसमें आपकी पावर लॉस कम से कम हो। और इसमें जो है वो कहता है जी ट्रांसफार्मर डिग्री ऑफ कंट्रोल भी दे देते हैं। आप देखें ना, मेन जो पावर लाइंस होती हैं उसमें ना आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली उसमें ना वोल्टेज होती है, मतलब 10 किलो वोल्ट से लेकर जो है वो 1000 किलो वोल्ट से लेकर 10,000 किलो वोल्ट तक जो है 20,000 किलो वोल्ट तक जो है वोल्टेज होती है मेन ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन जो ही वो आपके शहर के ग्रिड स्टेशन में आती है तो वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो उसको वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। आपके घरों जो कॉलोनी वगैरह में जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं वहां पर 1000 टू 1100 जो है वो वोल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन आगे जो ट्रांसफार्मर गली के बाहर आपके लगा हुआ है वो उसको 220 स्टेप डाउन करके आपके घरों को देता है। तो वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट से लेकर वो 220 वोल्ट तक हम स्टेप डाउन करके उसको सेफ वैल्यू कर देते हैं। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल भी देते हैं, जिससे हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया है कि अगर हम एनर्जी और फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम कर लें तो हम 95% जो है वो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हमें अब बात करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कहते हैं जी जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। व्हाट डज इट मीन? अगर आप गौर करें तो मैग्नीट्यूड इसका ये देखें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, पहले बढ़ा फिर क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। इसी तरह से फिर से बढ़ा नेगेटिव डायरेक्शन में फिर कम हो गया। तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली उसका चेंज होता है, जबकि डायरेक्शन पीरियोडिकली का मतलब है इस पॉइंट पर उसने डायरेक्शन चेंज करनी है। आफ्टर एवरी हाफ साइकिल वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है? रिवर्स कर लेता है। और एक इम्पोर्टेंट बात भी आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 15 में, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है, जहां आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, एसी जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है
वंस इन अ साइकिल, एक साइकिल में सिर्फ एक दफा वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, और वो वाला ये वाला पॉइंट है जिसको हम π/2 कहते हैं। इस पॉइंट पे जो है वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर रहा होता है। ठीक है जी। सो इसमें जो है वो आप देखें कि हर R0 से लेकर t/2 तक जो है, अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज थी, तो t/2 से लेकर t तक जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है वो बेसिकली हाफ साइकिल का मतलब अगर डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब है अगर हम कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कोई रेजिस्टर, कोई लोड, कोई भी चीज लगाते हैं तो उसमें करंट ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आफ्टर पीरियोडिकली वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है वो हमें बहुत सिंपल है, चीजें जो है वो जस्ट आपने रिवाइज ही करनी है। टाइम पीरियड क्या है जी, टाइम इंटरवल वोल्टेज चेंजेस पोलैरिटी, इट्स नॉन एज पीरियड ऑफ द वोल्टेज आर करंट। तो टी बाय टोटल जो है वो एक साइकिल का मतलब है पूरा टाइम पीरियड गुजर गया। ठीक है जी। हाफ टाइम पीरियड का मतलब है कि ये लेट से 0 से लेकर t/2 तक, तो ये हाफ उसका टाइम पीरियड है। तो हाफ एक टाइम पीरियड में मतलब उसने एक दफा अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है, वंस इन अ साइकिल जो है। फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन साइकिल, 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट सिग्नल। जैसे पाकिस्तान जो है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 टाइम्स जो है वो अल्टरनेटिंग करंट उसमें वाइब्रेट कर जाता है। यही वजह है कि हमें बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो करते नजर आते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड में 50 टाइम्स जो है वो इस तरह से ब्रिलियंट जो है वो चूंकि रिवर्स होगा। तो आप देखें ना, एक साइकिल में पीक वैल्यू कितनी का टाइम आती है, 2 दफा। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। एक साइकिल में जो पीक वैल्यू है वो 2 टाइम्स आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बल्ब जो है वो एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस हो जाता है। तो 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में वो 100 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस को पहुंचेगा। तो एक बल्ब अगर 100 टाइम ब्लिंक कर रहा है तो हमें उसकी ब्लिंकिंग नजर नहीं आएगी, वो हमें कंटिन्यूसली ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो आपने कभी गौर किया हो, अगर अचानक से वोल्टेज ड्रॉप हो या फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो हमें बल्ब ब्लिंक करते हुए नजर आता है। वो ब्लिंक क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे से फ्रीक्वेंसी में जो है वो ड्रॉप आ जाता है, फर्क आ जाता है, या वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, साथ ही फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है, तो बल्ब ब्लिंक करने शुरू कर देते हैं। अदरवाइज हमें उसकी ब्लिंकिंग नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो वेरिएशन ऑफ करंट इज टू फास्ट। तो पाकिस्तान में कहते हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। एसी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज डायरेक्शन और पोलैरिटी एफ टाइम्स इन सेकंड, ये तो हमने पढ़ लिया। सोर्स ऑफ एसी करंट जो है वो कॉमनली जो सोर्स है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, कॉमन सोर्स जो है वो क्या है, एसी जनरेटर। और इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला है, जो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट का जो है वो फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जो है वो वही है जैसे हमने ना वो ओसिलेशंस के चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में पढ़ा था, वही सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज हो रही हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो मैं आपको एक नज़र जस्ट गो थ्रू करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसको अंडरस्टैंड करने में। तो है बहुत ही इजी। इसमें जो है वो अब देखो कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो 0 से लेकर टी तक जो है वो वेरी करता है, और वेरिएशन जो है वो उसमें जो है वो हमें पता है कि किन किन फेज के ऊपर जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, किन किन फेज के ऊपर जो है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो जरा चेक कर लेते हैं इसमें जो है वो किन किन फेज पे जो है मिनिमम होनी है, किन किन फेज पे मैक्सिमम होनी है। तो जब टाइम इंटरवल होता है 0, तो 0 का मतलब है ये 0 पे है तो ज़ाहिर वोल्टेज 0 होगी। जब टाइम t/4 हो जाएगा तो वोल्टेज ज़ाहिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वो इस पॉइंट पोजीशन पे होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। जब t/2 होगा तो t/2 का मतलब है कि वो जो है वो उस टाइम जो है वो वोल्टेज अगेन 0 हो जाएगी। आप देखो ना, इस t/2 पे फेज कितना होगा उस टाइम, पाई। तो साइन पाई क्या होता है, यहाँ पे उस टाइम फेज जो है वो देखें ना, यहाँ 2 पाई आपने पुट किया है, तो 2 0 यहाँ पुट करेंगे तो ज़ाहिर ये 0 हो जाएगा। t/4 पे आपने π/2 पुट करना था, तो वो π/2 पुट कर लेंगे, तो t से कैंसिल हो गया, π/2 आ गया। π/2 जो है वो किसको बोलते हो, 90 को। इसका मतलब है यहाँ v0 आ जाएगा। जब t इज इक्वल टू t/2 होगा तो टाइम की वैल्यू t/2 पुट करेंगे, t से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, तो ये पाई रह गया। अब यहाँ पाई रह जाएगा, तो साइन पाई भी क्या होता है, 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3t/4, अगर t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है, तो t से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी आपका 3π/2 आएगा। 3π/2 माइनस को शो करता है,
तो वो नेगेटिव पी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये होगा, अगर ओवरऑल फेज देखें तो 0, पाई और 2 पाई ये वो फेज है जब वैल्यू 0 होती है करंट और वोल्टेज की, और π/2 और 3π/2 ये वो फेज हैं जब वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक साइकिल में जो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसमें हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी जो है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है उसको हम क्या कह देते हैं, कि उसकी कौन सी वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। और पीक वैल्यू जो है वो तो बड़ा सिंपल है, हम पीक वैल्यू कहते हैं जी द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड इन अ साइकिल, उसको हम वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को हम आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, ये सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स को बोलते हैं। इसका हर किसी के मतलब नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस वी नोट कह रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम माइनस वी नोट कह रहे हैं, तो आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, पीक टू पीक वैल्यू जब भी लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये 2v नोट है, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं, तो सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीक्स को कह रहे होते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपके पास के रूट मीन स्क्वायर जो है वो करंट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है। आरएमएस वैल्यू जो है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कहता है एक साइकिल में जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है करंट की जो है वो अगर हम उसको इफेक्टिव वैल्यू जो है उसको कहें, कहता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ साइकिल जो है उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर है। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो है कहता है अगर हम ऑर्डिनरी डीसी एमीटर लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट के क्रॉस जो है वो लगाएं तो वो हमें जो है वो एवरेज वैल्यू देगा, और एवरेज वैल्यू का मतलब आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ साइकिल हमें क्या आनी है, जीरो। वो हमें जीरो वैल्यू देगा, हालांकि जीरो तो नहीं होती क्योंकि पावर डिलीवर जीरो नहीं है, पावर होती है आई स्क्वेयर आर। तो पावर डिलीवर अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर उन्होंने रूट मीन स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखें, ये वर्ड है 3, रूट मीन स्क्वायर। मीन लेने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो एक उन्होंने ले ली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू जो है वो कौन सी ली, वी नॉट। अच्छा, अब देखो कि वी नॉट पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो भी वी नॉट स्क्वायर बनेगा, वी नॉट नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो भी वी नॉट स्क्वायर बनेगा, चूंकि स्क्वायर होने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मीन वैल्यू आपने लेनी है तो ज़ाहिर आपने किया 0 स्क्वायर प्लस आपने किया वी नॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर वैल्यू आ गई, आपने डिवाइड किया 2 के साथ। लेकिन ये आपके पास जो है वो एवरेज वैल्यू आई है, किसकी, एवरेज मीन स्क्वायर वैल्यू आई है, लेकिन आपको तो रूट मीन स्क्वायर चाहिए, इसके लिए आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। जब एवरेज वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो वी आर एम एस बन जाएगा, और आंसर आपका बना वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 या 0.707। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली जो है वो पीक वैल्यू का 70% जो है वो आपकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। पीक वैल्यू का 70% यानी 0.707 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली पीक वैल्यू का 70% आपकी इफेक्टिव वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट में। इसी तरह से आई इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा, वो भी 0.707 ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी में जो है वो अब आपने इसको आगे फर्दर रिवाइज कर लेना है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट जो है एज डीसी प्रोड्यूसेस, और इंफॉर्मेशन के तौर पर एसी करंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपने एक नज़र जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़।